क्वेश्चन नंबर 10th। अभी तक मैंने बताया था जब कोई एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, मतलब अगर एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है, पहला प्लेन और दूसरा प्लेन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने रफ आइडिया बता दिया था कि पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, इक्वल टू रख के 0, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। ये प्लेन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मैंने कार्टेशियन वाला तो बता दिया था। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें हमें वेक्टर प्लेन दे रखे हैं। मतलब अब बिग फॉर्मेट वही है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन हमें बताना है, लेकिन अब वो दो प्लेन किस फॉर्म में दे रखे हैं, वेक्टर इक्वेशन में। तरीका भी वही रहेगा, फॉर्मेट हमारा भी वही है। तो देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम वो दो प्लेन लिख लेते हैं जो इक्वेशन हमें दी गई है। आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। अगला है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 213। देखो एक प्लेन था जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा था। एक प्लेन देखो लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ऑफ द प्लेन्स, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन हमें बताना है, एंड थ्रू द पॉइंट, और जो इस पॉइंट से पास हो रहा है 213। तो देखो इस पॉइंट को तो हम बाद में देखेंगे, पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा प्लेन 1 है P1 और ये हमारा प्लेन 2 है P2। अब तुम्हें मालूम है इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ये वाला प्लेन प्लस लैम्डा फिर ये वाला प्लेन। तो रफ आइडिया लिख लेते हैं, T1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखो पहला प्लेन आर वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा। ध्यान रखना एक चीज का, ये जो 7 है ना, इस 7 को भी इधर ले लिया करो पूरा, तब जाके पूरा एक प्लेन तैयार होएगा तुम्हारा। मतलब ये है कंप्लीट तुम्हारा पहला प्लेन, डिस्टेंस को भी इस साइड ले लिया करो, तो वो -7 इधर लेना है प्लस लैम्डा। अब दूसरा प्लेन ये है हमारा। तो देखो आर डॉट है तो ब्रैकेट में रखना ज्यादा पसंद करना, 2i प्लस 5j प्लस 3k ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और ये प्लस का 9 भी इधर आ गया, माइनस का 9 इक्वल टू में है 0। अब हमें कंप्लीटली सॉल्व करके आर के लैम्डा के लिए काम करना है। अब देखो सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसमें थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पहले मैं यहाँ पर लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर दे रहे हैं। तो देखो लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर देते ही आर वेक्टर को कुछ मत करो, लैम्डा की मल्टीप्लाई इधर दे दो, 2i लैम्डा 5j लैम्डा 3k लैम्डा, इनकी मल्टीप्लाई दे दी। आर तो एक वेक्टर है, आर के साथ मत देना, लैम्डा की मल्टीप्लाई इन वेरिएबल के साथ दे देना आई जे के। और हाँ लैम्डा की मल्टीप्लाई उस 9 के साथ भी जाएगी, तो जब 9 के साथ लैम्डा चिपकेगा तो बन जाएगा माइनस के 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इधर देखते हैं, इधर तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही नोट कर देना है 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7। अब देखो इसमें से करना क्या है, ये वाली फॉर्म देखो और ये वाली फॉर्म, दोनों में एक वेक्टर कॉमन आ रहा है ना, आर वेक्टर। इसके अंदर भी आर वेक्टर है और इसके अंदर भी आर वेक्टर है। अब मैं पूरे में से आर वेक्टर कॉमन ले रहा हूँ, वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक तरीका है वेक्टर कॉमन लेने का। तो देखो अगर मैं आर वेक्टर दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, इधर से भी आर वेक्टर इधर से भी आर वेक्टर, तो आर वेक्टर कॉमन लेने पर अंदर क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ से तो ये वाली फॉर्म रह गई और यहाँ से ये वाली फॉर्म रह गई। पहले इसको उतार लो, यहाँ तो रह गया 2i प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ पे रह जाएगा 2ij प्लस 5j सॉरी लैम्डा, 2i लैम्डा प्लस 5j लैम्डा प्लस 3k लैम्डा। देखो आर वेक्टर वाली फॉर्म तो उठा ली थी, अब कांस्टेंट बचे हुए थे ना, यहाँ से बचा हुआ -7 और वहां से बचा हुआ माइनस के 9 लैम्डा। तो देखो माइनस के 7 माइनस के 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें से तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, और देखो किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे आर वेक्टर। हाँ इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2i और 2i लैम्डा, इसमें से सिर्फ i कॉमन लो। देखो वैसे तो इसके अंदर से 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 कॉमन मत लेना, क्योंकि बस मुझे एक वेक्टर बनाना है और वेक्टर के लिए मुझे i चाहिए बस। तो देखो 2 प्लस 2 लैम्डा और ब्रैकेट के बाहर चला गया i, क्योंकि बस मुझे वेक्टर फॉर्म बनानी है इसकी। होने को तो कॉमन 2 भी आ रहा है, लेकिन 2 लेना मत, क्योंकि बाहर क्या चाहिए बस i। अब देखो 2j और 5j लैम्डा, इधर से सिर्फ कॉमन लेंगे j, तो 2 प्लस 5 लैम्डा अंदर और बाहर आ गया j। अब तुम्हें वेक्टर बनता हुआ दिख रहा होगा थोड़ा सा, ए आई प्लस बी जे। अब लास्ट टर्म रह गई है, यहाँ से देखो माइनस का 3k प्लस का 3k लैम्डा। अब भी देखो 3 आ रहा है, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं लेने वाले, सिर्फ k कॉमन लेंगे। यहाँ तक कि माइनस भी अंदर ही रहा, माइनस का 3 और यहाँ से बचा प्लस का 3 लैम्डा,
और बाहर चला गया के। अब लास्ट वाला जो टर्म बची है वो ये है -7 9 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था ये जो प्लेन हमारा आया है, ये जो तुम्हें प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वही प्लेन तो है जो उन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हुआ है और इस पॉइंट से भी पास हुआ है। अब तुम्हें मालूम है अगर इस पॉइंट से पास हुआ है तो ये पॉइंट इसके अंदर लाई भी करना चाहिए। जब कोई प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो पास होने का मतलब है वो पॉइंट उस प्लेन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, लाई करने का मतलब है मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। अब देखो कार्टेशियन तो है नहीं जो मैं एक्स वाई जेड की जगह इनकी वैल्यू डाल दूंगा। हाँ, आर वेक्टर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। एक लाइन लिखना, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 3। अब अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है इसका मतलब आर वेक्टर ही तो होता है। किसी भी प्लेन का पासिंग वाला पॉइंट क्या होता है? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बन गया 2i, 1 का हो गया j, 3 का हो गया 3k। ठीक है, अब तुम ये आर वेक्टर इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, लिख देना, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तुम्हें मालूम है ना, इधर पुट करेंगे तो देखो आर वेक्टर की जगह आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, और ब्रैकेट के अंदर ये बड़ी वाली टर्म आएगी पूरी, 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 प्लस 3 लैम्डा, -7 -9 लैम्डा इक्वल टू 0। पुट करने के बाद ये फॉर्म मिल गई मुझे। अब देखो, अब तो हमें सॉल्व करना है। तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए, ये जो चीज होती है और ये चीज, इसके बीच में डॉट होता है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अक्सर क्या मिलता है हमें? डॉट। और डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है। देखो आई का स्केलर है 2, यहाँ पर आई का स्केलर है 2 प्लस 2 लैम्डा, मल्टीप्लाई दे दो 2 की करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा से, प्लस। अब देखो जे का स्केलर इधर है 1, यहाँ पर जे का स्केलर क्या है? 2 प्लस 5 लैम्डा, तो सीधा 2 प्लस 5 लैम्डा ही आएगा। यहाँ पर देखो के का स्केलर है 3, यहाँ पर के का स्केलर है -3 प्लस 3 लैम्डा, तो 3 की मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 लैम्डा से करेंगे। हाँ, ये ऐसे रहेगा -7 -9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देते हैं, 2 के अंदर करते हैं 4 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, -9 प्लस 9 लैम्डा, -7 -9 लैम्डा। तो देखो बढ़िया रहेगा कि कुछ चीजें कट जाए, जैसे कि यहाँ पे कट गई, प्लस का 9 लैम्डा और ये तुम्हारा माइनस के 9 लैम्डा, ये तो गया। तो देखो पहले कांस्टेंट वाली टर्म जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 में से 9 गए तुम्हारे -3, -3 और माइनस के साथ माइनस के आ गए 10। अब पॉजिटिव वाला लैम्डा वाली वैल्यू 4 लैम्डा 5 लैम्डा यानी कि 9 लैम्डा, तो प्लस के आ गए 9 लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ, माइनस का 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 9। ये जो लैम्डा की वैल्यू 10 अपॉन में 9 आई है ना, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होती है। ये जो लैम्डा की वैल्यू आती है, इस लैम्डा की वैल्यू को हमेशा तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू इधर डालेंगे, इधर इधर और इधर, और फिर सॉल्व करके आ जाएगा हमारा प्लेन। पहले देख लेते हैं लैम्डा की वैल्यू हमारी ठीक आ रही है, 10/9 बिल्कुल सही वैल्यू है। तो देखो 10/9 लिख देना, पुटिंग इन फर्स्ट। इस वैल्यू को भी हम किस में पुट कर रहे हैं? फर्स्ट में। तो देखो आर वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और लैम्डा की जगह आएगा 10 अपॉन में 9, बाहर है आई, प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा, लैम्डा की जगह आएगा 10 अपॉन में 9, बाहर है जे, -3 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा की जगह आएगा 10 अपॉन में 9, बाहर है के, -7 -9 लैम्डा, लैम्डा की जगह आएगा 10 अपॉन में 9 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते ही हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, तो पीछे से मैच कर लेना। तो सॉल्व करते हैं, देखो अंदर में रफ में करके दिखा देता हूँ एलसीएम लेकर। 2 प्लस 10 की 2 से करेंगे 20 अपॉन में 9, है ना, 2 की 10 से कर दी 20 अपॉन में 9। अब एलसीएम लेते हैं, 9 9 2 18, 18 प्लस 20 यानी कि 38, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 38 अपॉन में 9 आई। अगला देखते हैं, इधर भी मैं रफ में करके दिखाता हूँ, 2 प्लस 5 की 10 से करी 50 अपॉन में 9। अब एलसीएम लेते हैं, 9 9 2 18, 18 प्लस 50 यानी कि 68, तो अगला आ गया 68 अपॉन में 9 जे, प्लस अगला भी रफ में करके देखते हैं। तो देखो माइनस का 3 प्लस, इस बार तो कट रहा है लेकिन काटना मत। मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि एलसीएम आराम से लेने को मिल जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर 3 से 9 काट दिया तो अपॉन में 3 आ जाएगा, तो एलसीएम में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। वैसे तो एलसीएम लेने में कोई बड़ी बात नहीं होगी तब भी, लेकिन हाँ नीचे 9 रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा एलसीएम लेना, तो इसलिए मल्टीप्लाई दे दो, काटो मत। 3 की 10 से 30 अपॉन में 9, हाँ 9 3 27, और 27 30 में से जाएंगे 3, 3 अपॉन में 9
के। तो देखो वेक्टर मिल गया है, अब बाहर सॉल्व करते हैं। ये वाली जो टर्म थी देखो यहाँ पे काट दो, ठीक है। वैसे बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे भी मत काटो, पूरा एलसीएम लेकर आराम से हो तो जाएगा, है ना। पूरा एलसीएम भी ले लेंगे, काटना मत। 9 की 10 से कर दी माइनस के 90 अपॉन में 9, और 9 7 था तुम्हारे 63, 63 माइनस 90 अपॉन में 9, तो 3 और नोट 6 15 माइनस के 153 अपॉन में 9 इक्वल टू में चल रहा है 0। अब देखो कंप्लीटली कितना आसान हो जाएगा, एलसीएम लेते कितना बढ़िया है, 9 9 9 9, इन चारों का एलसीएम लेकर 9 को जब मैं उधर भेजूंगा तो बताओ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो मैं अगर इस टाइम में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 38i प्लस 68j प्लस 3k माइनस के 153, तुम समझ गए होंगे मैंने 9 कहाँ पर भेज दिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से एलसीएम लेकर सीधा 0 के पास भेज दिया, और 0 के साथ मिलकर वो 0 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया प्लेन है, बढ़िया रहेगा कि हम उधर ही भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी तक क्या था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन बताना था, और वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास होता था। अब भी आधा क्वेश्चन वही है, अब भी हमें क्या करना है, वो प्लेन बताना है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। देखो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, या कोई सी भी चीज आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 होता है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने बता दिया था कि A1 A2 के साथ, B1 B2 के साथ और C1 C2 के साथ अगर 0 बनाता है तो इसका मतलब वो दोनों प्लेन या दोनों लाइन आपस में क्या मानी जाएंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो खैर इसको बाद में देखते हैं, अभी तो पहले हम प्लेन निकाल लेते हैं। और देखो दो इक्वेशन हमें दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इन वो प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो वाला प्लेन बाद में देख लेंगे, पहले हम प्लेन निकालते हैं कि इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाला प्लेन बनेगा कौन सा। तो तुम्हें मालूम है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, पहला प्लेन और दूसरा प्लेन। पहला प्लेन ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, मैंने माइनस 1 को भी इधर ले आया, प्लस लैम्डा P2 के लिए 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, देखो लैम्डा की 2 से करी 2 लैम्डा x, लैम्डा की 3 से करी 3 लैम्डा y, और लैम्डा की 4z से करी 4 लैम्डा z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब तो मैं मालूम है अगला स्टेप क्या करना है, x वाले एक साथ ले लो, तो देखो x कॉमन लिया, x कॉमन लेने पर मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस, और देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ y, y कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा, यहाँ से तो बच गया 1, वहां से बच गया 3 लैम्डा प्लस, देखो यहाँ से क्या कॉमन लूंगा z, तो देखते हैं z कॉमन लेने पर यहाँ से तो बचेगा 1, और वहां से बचेगा प्लस का 4 लैम्डा। हाँ कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान नहीं रखी तुमने, कांस्टेंट टर्म भी नहीं मिलेगी, लैम्डा की 5 से भी करनी थी अंदर, तो लैम्डा की इधर भी होएगी। हाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ से माइनस का 1 रह गया, यहाँ से माइनस का 5 लैम्डा रह गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है ये जो प्लेन हमारे पास आया है, ये वाला प्लेन, प्लेन ही तो है ये, देखो x y z d, ठीक है। इसको क्या देना इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा प्लेन है। अब लिखना सिंस बोथ प्लेन्स बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये हमें मालूम है कि दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक तो ये वाला प्लेन जो हम निकाल रहे हैं, और ये प्लेन जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था लास्ट वाला, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, ये वाला प्लेन। बताओ अगर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम ये यूज कर सकते हैं ना कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो यूज करेंगे इसको। तो देखो x के साथ यहाँ पर डायरेक्शन क्या है 1, यहाँ पर x के साथ डायरेक्शन क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर y के साथ डायरेक्शन क्या है -1, यहाँ पर y के साथ डायरेक्शन क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पर z की डायरेक्शन क्या है 1, यहाँ पर z की डायरेक्शन क्या है 1 प्लस 4 लैम्डा,
यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और तुम्हें मालूम है लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद उसका क्या करते हैं, जो भी लैम्डा की वैल्यू आती है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं कितनी निकलती है लैम्डा की वैल्यू और फिर उसे इक्वेशन में डाल देंगे। ये तो रह गया तुम्हारा 1 + 2 लैम्डा, माइनस के अंदर करी -1 -3 लैम्डा, 1 के अंदर करी 1 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो 2 लैम्डा और 4 लैम्डा ये तो हो गए 6 लैम्डा और 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा गए, 3 लैम्डा बचे। 1 और -1 आपस में कट गया, +1 रह गया इक्वल टू 0। हाँ लैम्डा की वैल्यू +1 इधर आके हो जाएगा माइनस और 3 हो जाएगा अपॉन में। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। अब -1/3 इस इक्वेशन में डाल देना, सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व करते ही प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एंगल वाले क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। एंगल फाइंड आउट करना है। अभी तक तो हमने ये देखा है कि दो प्लेन से पास होने वाला एक प्लेन फाइंड आउट करो, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखना है कि दो प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बताओ, जब किसी भी चीज के बीच में एंगल बनता है, चाहे फिर वो दो लाइनें हो या फिर दो कर्व हो या फिर दो प्लेन हो, कुछ भी हो, अगर दो चीजों के बीच में कोई एंगल बनता है तो एंगल तभी बनेगा ना जब वो दो चीजें अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। जब वो दो चीजें अपने डायरेक्शन बदलेंगे तब एंगल बदलता है, ठीक है, और तभी एंगल बनता है उनके बीच, वरना कभी एंगल नहीं बन सकता। अगर दो लाइनें अपनी अपनी डायरेक्शन में रेगुलरली जा रही हैं तो कभी एंगल नहीं बनने वाला, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके बीच में डायरेक्शन बदलनी चाहिए तब जाके एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन के बीच में ही एंगल निकालना है और प्लेन के अंदर डायरेक्शन क्या होती है वो मैंने पहले बताई है। तो देखो एक वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो वेक्टर इक्वेशन हमें दे रखी है, आर वेक्टर 2i + 2j -3k इक्वल टू 5, और दूसरा वेक्टर है आर वेक्टर ब्रैकेट में 3i - 3j + 5k इक्वल टू 3। तो दो वेक्टर के बीच में अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो ध्यान रखना उनकी डायरेक्शन के बीच में निकालेंगे। ये पहले वेक्टर की डायरेक्शन है, ये दूसरे प्लेन की डायरेक्शन है। तुम्हें मालूम है अगर मैं n1 वेक्टर कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है हमारा n1 वेक्टर 2i + 2j -3k, और अगर मैं इसको n2 वेक्टर बोल दूं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये है 3i - 3j + 5k, ठीक है। अब तुम्हें cos थीटा फॉर्मूला याद है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, यही तो होता है फॉर्मूला। भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो तुम्हें ऊपर तो निकालना है डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों वेक्टर के कंप्लीटली तुम्हें क्या कैलकुलेट करने हैं, मैग्नीट्यूड। तो देखो दो वेक्टर के बीच में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा मैं डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई के साथ है 2, यहाँ पर आई के साथ है 3, 3 की 2 से करी 6, जे के साथ है 2, यहाँ पर जे के साथ है -3 -6, के साथ है -3 और के साथ है 5, तो माइनस के 15 होल अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। देखो n1 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 रूट, ऐसे तो निकलते हैं ना मैग्नीट्यूड। अब इधर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। हाँ इधर चल रहा है हमारा cos थीटा, cos थीटा। देखो 6 से तो 6 गया, माइनस के 15 रह गए। अब और में देखते हैं 4 और 4 8 और 9 17 रूट 17, और इधर देखते हैं 9 और 9 18, तो देखते हैं ये कितना बनेगा, 25 और 18, 3 और 4 43। तो देखो दोनों में से किसी के भी रूट सॉल्व तो हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई ही देना पड़ेगा। ना तो 43 का स्क्वायर होता है ना ही 17, तो 43 की 17 से कर देते हैं। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 30, 43 137, तो माइनस के 15 अपॉन में रूट में रह गया है 731 इक्वल टू कोस थीटा। लेकिन हमें एंगल निकालना था, तो देखो एंगल निकालने के लिए थीटा यहीं पे छोड़ दो, थीटा एंगल होता है हमारा, और इसको यहाँ पर भेज दो। ये आ गया हमारा दो प्लेन के बीच का एंगल। ज्यादातर है ना दो प्लेन के बीच का एंगल अजीब से ही आता है, जैसे कि ये ऐसा आ रहा है, क्योंकि दो प्लेन के बीच का एंगल कभी भी सिंपल नहीं बनता, जैसे 30 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसा कुछ नहीं बनता। ऐसे ही बनेगा जब भी बनेगा, बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं जो ऐसा क्लियर बन जाए, वरना इतना बढ़िया ही बनता है हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन ने कहा है ये जो नीचे प्लेन दिए गए फाइंड आउट करो क्या ये दो प्लेन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और अगर पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो क्या है इनके बीच का एंगल, ठीक है। तुम्हें मालूम है ना अगर पैरेलल होते तो पर्टिकुलरली एंगल क्या आ जाएगा, 0। अगर प्लेन पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, एंगल 0, ठीक है। और अगर पैरेलल परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री।
और अगर ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो अजीब सा ही एंगल आएगा जैसे अभी अभी आया है। बताओ ये दो प्लेन ना तो पैरेलल माने जाएंगे ना परपेंडिकुलर, जो अभी करके आए, ठीक है, क्योंकि अजीब सा एंगल था, ना तो वो 90 डिग्री दिख रहा था ना ही वो 0 दिख रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंडीशन से लिख लो, फॉर्मूले वाले पेज पर ही लिख लेना। परपेंडिकुलर की तो तुम्हें पहले से ही मालूम है कि जब दोनों की डायरेक्शन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो लाइन होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये थी परपेंडिकुलर के लिए। दूसरी कंडीशन लिखना पैरेलल के लिए, a1 अपॉन में a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के बराबर होना चाहिए c1 अपॉन में c2 के। तब हम उन प्लेन्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। और अगर ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, तब तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंगल निकालने का, cos थीटा। cos थीटा से हमें एग्जैक्टली वही एंगल मिल जाएगा जो इन दोनों के बीच में बना हुआ होगा। तो शुरू करते हैं, और मैं एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बाकी तुम कर लेना। ए पार्ट देखते हैं, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू में 0। और दूसरा प्लेन है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन दे रखे हैं, ठीक है। पहले इनके बीच का कनेक्शन चेक करते हैं। हाँ, एक एक करके कंडीशन चेक करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि ये पैरेलल है परपेंडिकुलर है, ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन लगाने के बाद ही पता चलेगा। तुम सोच रहे होंगे कि भैया सीधा एंगल ही निकाल देते हैं, cos थीटा लगाकर सीधा एंगल ही निकाल देते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब वो पैरेलल परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछता है तो तुम्हें कंडीशन ही लगानी है, एंगल वाले फॉर्मूले से मत करना। हालांकि वहां से भी हो जाएगा, हम कंडीशन लगाएंगे इसमें। सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए चेक कर रहे हैं, तो लिखना चेक फॉर परपेंडिकुलर। a1 पहले कंडीशन लिख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। चेक करते हैं, a1 a2 7 की 3 से करी 21, b1 b2 5 की -1 से करी -5, c1 c2 6 की -10 से करी -60 इक्वल टू 0। तो देखो 21 तो ऐसे ही रहा, 5 उधर जोड़ गया -65। बताओ क्या ये इक्वल टू 0 आएगा? नहीं, तुम आगे करने की जरूरत ही नहीं, नॉट इक्वल टू लिख देना। अब चेक करते हैं रेशियो। वैसे रेशियो भी कहीं से दिख नहीं रही है कि इक्वल आएंगी, लेकिन चेक करना जरूरी है। अब लिखना फॉर पैरेलल। बताओ 7 अपॉन में 3, 5 अपॉन में -1 और 6 अपॉन में -10 क्या कहीं से भी इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। मतलब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं है, ठीक है। अब तो बस इनके बीच का एंगल ही निकालना है हमें, और देखते हैं क्या निकलेगा इनके बीच का एंगल। हाँ, एंगल का फॉर्मूला फिर से वही है, cos थीटा। और मैं तुमसे वही बोलूंगा, n1 का वेक्टर n2 वेक्टर अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। अब देखना ये कि ये वेक्टर कहां से लाए हम। पता है n1 और n2 वेक्टर वही तो होते हैं जो इनके डायरेक्शन होते हैं, ये इनके डायरेक्शन वेक्टर ही होते हैं। तो देखो n1 वेक्टर मैं ऊपर वाले से कैसे बना रहा हूँ, बहुत आसान है बनाना। यहाँ पर 7 डायरेक्शन है, तो 7 का बन गया 7i। यहाँ पर 5 डायरेक्शन है इसकी, 5 का बन गया 5j। और यहाँ पर डायरेक्शन है 6, 6 का बन गया 6z। अब मैं n2 वेक्टर भी बना सकता हूँ, n2 वेक्टर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का हो गया 3i माइनस j माइनस 10k। तो देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर डालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे डालना है। कर लोगे ना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर बना दो और दोनों की मैग्नीट्यूड नीचे डालने हैं तुम्हें। मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालना तुम्हें आता ही है। अब देखो इसके जो बी सी डी ई ये बाकी के पार्ट है, वीडियो पॉज करके अभी करना चाहो तो अभी कर लेना, घर पे करना चाहो तो घर पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो, अब आ गया है डिस्टेंस का टॉपिक। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन। अभी तक तो प्लेन आ रहा था, एंगल आ रहा था, लेकिन अब प्लेन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक का क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। मान लो कोई हमें प्लेन दे रखा है और इस पॉइंट से हमें वहां तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, मान लो उसने हमें एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाता है। एक पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो फॉर्मूले वाले पेज पर। तो लिखना डिस्टेंस के लिए, देखो कुछ भी नहीं करना, ये x1 का पॉइंट उसमें पुट कर देना है ax1, y1 का पॉइंट उसमें पुट कर देना है by1, z1 का पॉइंट उसमें पुट कर देना है cz1 प्लस d। हाँ, ऊपर वाले पे मॉडुलस लगाना मत भूलना, मॉडुलस लगाना बहुत जरूरी है। और देखो नीचे कुछ भी नहीं करना, ये जो x के साथ a है इसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है और c का स्क्वायर करना है, ये निकल आएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब हमें पॉइंट दिए गए हैं अलग अलग और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो मैंने फॉर्मूला ऐसे उतना छोड़ दिया है। देखो पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ओरिजन। हाँ, प्लेन अलग है, प्लेन है 3x माइनस 4y प्लस 12z।
इक्वल टू में 3, एक काम करे करो, इस 3 को उधर की बजाय इधर ले आए करो, अब डालने में ज्यादा ठीक रहेगा। अब देखो मैं डिस्टेंस में डाल रहा हूँ, बताओ ये पॉइंट हमें यही तो दे रखा है x1 y1 z1, है ना? तो मुझे बताओ अगर मैं x1 y1 z1 की जगह ये 0 0 डालूंगा तो 0 डालने पर ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0 डालने पर ये तीनों टर्म्स तो गायब ही हो जाएंगी, क्या बचेगा? केवल d। हाँ d तुम्हें मालूम है ये होता है -3, तो ऊपर तो रह गया -3 का मॉडुलस। अब नीचे देखते हैं, देखो नीचे a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और c का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144। हाँ ऊपर 3 का मॉडुलस खोलेंगे 3 हो जाएगा, नेगेटिव से क्या बन गया? पॉजिटिव। हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये बनेगा 169 का रूट, और 169 का रूट तुम्हें मालूम है 13 होता है। तो डिस्टेंस आ गया है एक पॉइंट से प्लेन तक का।